हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेटी फिनट्यूब, जिसमें हम बात करते हैं सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जो लगातार अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स भी देते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें और ये देखें कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और आई होप कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए रिटर्न्स तो अच्छे देते हैं, बट वेरियस मार्केट सिचुएशन में आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से कम हो सकते हैं। इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 साल या उससे अधिक है तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी से हम बात करेंगे उन 2 टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जो इस कैटेगरी में बेस्ट हैं और लंबे टाइम से अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं। दोनों में से एक फंड ज़्यादा रिस्की है और एक थोड़ा कम रिस्की है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले फंड की, जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के किंग की, जो है क्वांट का क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस फंड को स्मॉल कैप फंड का किंग कहते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ही ऐसा कुछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में 45.86% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। जिनके पोर्टफोलियो में ये फंड है वो जानते हैं कि क्यों इसे इस कैटेगरी का किंग कहते हैं। अगर लास्ट 3 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में 32.8% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की तो यह बात आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स नेगेटिव, यानी लास्ट 1 ईयर में इसने -3.48% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। यानी अगर किसी ने लास्ट ईयर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसके रिटर्न्स रेड कलर में दिख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे कारण रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ओवरसीज मार्केट फ्लक्चुएशन और अमेरिकन ट्रेड वॉर के कारण ये गिरावट आई है। लेकिन किंग तो किंग होता है, आप इसकी रिकवरी को देखकर भी हैरान हो जाएंगे। इस फंड ने लास्ट 3 मंथ में 21% के रिटर्न्स देकर अपने आप को प्रूफ किया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये फंड बहुत शानदार होने के साथ साथ बहुत वॉलेटाइल है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए और हाई रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इस कैटेगरी के दूसरे फंड की और फिर करेंगे दोनों फंड को कंपेयर और देखेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा फंड बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी से हमने लिया है दूसरा फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। फ्रेंड्स, इस फंड का परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली काफ़ी अच्छा रहा है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 38.6% के बेहतरीन एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 30.9% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन खास बात यह है कि गिरते हुए मार्केट में इसके रिटर्न्स उतने नेगेटिव नहीं हुए हैं जैसे कि क्वांट के क्वांट स्मॉल कैप फंड के हुए थे। लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन हुई तो इसने -0.6% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस फंड ने रिकवरी भी उतनी शानदार की है। लास्ट 3 मंथ में इस फंड ने 21.3% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं दोनों फंड को कंपेयर और देखते हैं कि अलग अलग मेजर्स में ये फंड कैसे हैं और दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। रिटर्न्स की बात करें तो दोनों ही फंड ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अब हम इसके रिस्क मेजर्स को कंपेयर करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्की है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, जिससे ये पता चलता है कि कोई फंड रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना ही वॉलेटाइल होगा, यानी ज़्यादा रिस्की होगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.41 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.63 है। दैट मीन्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स ज़्यादा नेगेटिव हुए।
एज कम्पेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यानी जो लोग हाई रिस्क प्रोफाइल हैं और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और जो लोग थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बीटा और शार्प रेशो की बात करें तो जिस फंड का बीटा जितना कम होगा वो फंड उतना लेस रिस्की होगा, और जिस फंड का शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा वो फंड ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो दोनों फंड के बीटा और शार्प रेशो लगभग सिमिलर हैं। बात करें अल्फा वैल्यू की, जो इससे यह पता चलता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। यानी अल्फा वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो फंड बेंचमार्क से उतने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। एज की बात करें तो दोनों ही फंड काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों फंड की एज 12 ईयर से ज़्यादा है। फंड साइज की बात करें तो निपॉन इंडिया का फंड साइज 63,000 करोड़ है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का 28,000 करोड़ है। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप में आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ से SIP प्लान कर सकते हैं, यानी आप बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि SIP बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अपने फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहते हैं। इसीलिए ये कैटेगरी लास्ट 4-5 ईयर से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स को बढ़ा देते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर को कम कर देते हैं। और जब मार्केट बुलिश होता है तो ये म्यूचुअल फंड अपने एक्सपोजर को स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बढ़ा देते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और पर्सनली मुझे भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी इफेक्टिव लगती है। तो अब बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप और बेस्ट 2 फंड की। बट आप दोनों ही फंड की डिटेल्स को पूरा देखिए, तभी आप ये बेहतर समझ पाएंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है। इसलिए सिर्फ फंड का नाम सुनकर आगे मत बढ़िए, अदरवाइज आप बहुत सी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मिस कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से पहला फंड हमने लिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। बात करें फ्लेक्सी कैप की और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है, इस बात का पता आपको आगे चल जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं कि इनमें से कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, या तो आप कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 26% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 24.5% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में जहां मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वहीं इस फंड ने इस कंडीशन में भी लास्ट 1 ईयर में लगभग 11% के रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए इस फंड की रेटिंग भी लगातार 5 स्टार बनी हुई है, क्योंकि ये फंड मार्केट फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव बहुत एफिशिएंटली करता आ रहा है। और ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेस्ट है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में इस फंड ने अपनी जगह बनाई हुई है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इस कैटेगरी के दूसरे सबसे बेस्ट फंड की और दोनों को कंपेयर करेंगे उनकी परफॉर्मेंस से, रिस्क मेजर से और बाकी पैरामीटर पर, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है। तो इस कैटेगरी में दूसरा फंड हमने लिया है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 30% के शानदार एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 27.43% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में गिरते हुए मार्केट में भी इस फंड ने 9.7% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। यानी अगर रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस फंड ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अब कंपेयर करते हैं दोनों फंड को डिफरेंट पैरामीटर्स पर। बात करें पोर्टफोलियो की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 75% पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स में एलोकेट किया है, वहीं लगभग 23% डेट में एलोकेट किया है, जिससे इस फंड को गिरते हुए मार्केट में या मार्केट फ्लक्चुएशन में अच्छा सेफ्टी कुशन मिलता है।
वहीं बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये फंड 87% फंड को इक्विटी में निवेश करता है और डेट में 1% से भी कम का एलोकेशन है। इसीलिए ये फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। बात करें रिस्क मेजर्स की, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा बेस्ट है, यानी ये फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से कम वोलेटाइल है। बात करें बीटा वैल्यू की, तो जिसकी बीटा वैल्यू जितनी कम होगी वो फंड कम रिस्की माना जाता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बीटा वैल्यू रिलेटिवली ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड से कम है, यानी अच्छी है। अल्फा वैल्यू की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की अल्फा वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स इससे अपने बेंचमार्क के रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। बात करें SIP के मिनिमम अमाउंट की, तो अगर आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP करने के लिए मिनिमम अमाउंट 1000 पर मंथ से स्टार्ट करना होगा। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में आप 500 रुपीज़ से भी मंथली SIP कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स के साथ लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप सिर्फ 500 रुपीज़ के कम अमाउंट से थोड़ा रिस्क के साथ जाना चाहते हैं, तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी अपनी रिसर्च जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, यानी लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की। दोस्तों, लार्ज कैप फंड इंडिया की टॉप कंपनीज के स्टॉक्स में ही ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं और इसीलिए ये फंड स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से थोड़ा कम रिस्की होते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी से हमने लिए हैं 2 टॉप रेटेड फंड, जो है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड और दूसरा फंड है निपॉन इंडिया का निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। बात करें परफॉर्मेंस की और रिटर्न्स को देखें, तो लास्ट 5 ईयर में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने लगभग 24% के एनुअल रिटर्न दिए हैं। वहीं निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करते हुए 26.8% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लास्ट 3 ईयर में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने 22.55% और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 24.5% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं लास्ट 1 ईयर में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने बेटर परफॉर्म किया है। रिस्क रेशियोज को कंपेयर करें तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और बीटा वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। अल्फा वैल्यू की बात करें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अल्फा ज़्यादा बेटर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा, यानी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आपको कम चार्जेस देने होंगे। और दोनों ही फंड में आप 500 रुपीज़ से SIP में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स के लिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कैटेगरी की। लेकिन दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करके कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि इनमें से किस किस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी हमने ली है मिड कैप कैटेगरी से। दोस्तों, बात करें मिड कैप कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिस्की और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं, यानी लार्ज कैप फंड से ये फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। मिड कैप कैटेगरी से हमने लिया है पहला फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 37.5% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं लास्ट 3 ईयर में भी इस फंड के रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में 34.4% के बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किए हैं। बात करें इसके रीसेंट रिटर्न्स की, तो लास्ट 6 मंथ में जब मार्केट में इंटरनेशनल इम्पैक्ट रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार का हो या ट्रम्प के टैरिफ वार का हो, तो मार्केट में भारी गिरावट के दौर में भी इस फंड ने 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब है कि फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। दैट मीन्स अगर आप शॉर्ट टर्म नेगेटिव ग्रोथ से परेशान ना हो और लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन है अच्छे कॉर्पस को जनरेट करने के लिए। वहीं इस कैटेगरी में हमने दूसरा बेस्ट फंड लिया है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड को। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 33.4% के अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 ईयर में 32% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इस फंड ने लास्ट 6 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखाए हैं। उसकी बजाय
इस फंड ने लास्ट 6 मंथ में 4% और लास्ट 3 मंथ में 21% के रिटर्न्स दिए हैं। दैट मीन्स इस कैटेगरी में ये फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब करते हैं दोनों को कंपेयर और देखते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज़्यादा बेटर नज़र आता है। वहीं अगर दोनों को रिस्क मेजर्स को कंपेयर करें और दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन को देखें तो निपॉन इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन रिलेटिवली कम है, यानी ये फंड कम वॉलेटाइल है और ये फंड बेयरिश मार्केट में कम वॉलेटाइल रहेगा और रिस्क भी कंपेरेबली कम रहेगा। दोनों का शार्प रेशो और बीटा वैल्यू लगभग सिमिलर है, बट अल्फा वैल्यू की बात करें जिसका कि ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा ज़्यादा अच्छा है। दैट मीन्स ये फंड अपने बेंचमार्क के रिलेटिव उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। यानी फंड तो दोनों ही शानदार हैं, बट मोतीलाल मिड कैप फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा रिस्क लेता है। वहीं निपॉन इंडिया मिड कैप फंड थोड़ा कम रिस्की है और रिलेटिवली कम वॉलेटाइल है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कोई एक फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। तो जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है या कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन 4 कैटेगरी के एक एक फंड को रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो शानदार रहने वाला है। वैसे अब हम अपनी आखिरी यानी लास्ट कैटेगरी की बात करने वाले हैं, यानी 5th कैटेगरी की। हम बात करने वाले हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। दोस्तों, ये फंड अपने फंड के पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा इक्विटी में, कुछ हिस्सा फिक्स्ड सेविंग जैसे डेब्ट और एफडी में एलोकेट करते हैं, इसलिए ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं। यानी जब मार्केट बुलिश होता है तो ये फंड का एलोकेशन इक्विटी में बढ़ा देते हैं और अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये अपने फंड का एलोकेशन को फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में बढ़ा देते हैं। इसलिए कम रिस्क के साथ स्टेडी ग्रोथ के साथ मीडियम टर्म हॉराइजन के लिए आप इस कैटेगरी के फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैटेगरी से हमने लिए हैं टॉप 2 परफॉर्मिंग फंड। पहला है एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और दूसरा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये दोनों ही फंड इस कैटेगरी में शानदार रिटर्न देते आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दोनों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, रिस्क रेशो भी रिलेटिवली अच्छे हैं, बस डिफरेंस है एक्सपेंस रेशो का, जो कि एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक्सपेंस रेशो 0.39% है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.96% यानी लगभग 1% है। दैट मीन्स 0.5% का डिफरेंस है जिसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स में आएगा। तो एक्सपेंस रेशो के कॉन्टेक्स्ट में एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारी स्कीम आपको बताई है, इसलिए आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है। दोस्तों, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, चौथा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, पांचवा है क्वांट वैल्यू फंड, छठा फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो दोस्तों, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मेरी प्रोफाइल हाई रिस्क टेकिंग है, इसलिए आप मेरे पोर्टफोलियो के जैसे ना करें। तो आप भी अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बनाएं और मैक्सिमम 4 से 5 फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।